क्या आप एफटेट के पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर क्लियर करना चाहते हैं? क्या आप इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट सीखना चाहते हैं? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी पार्ट 2 वीडियो। 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है प्लीज जाकर के वो पार्ट 1 को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हम जो है एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन का आंसर क्यों है और चार ऑप्शंस जो हैं वो क्या क्या हैं, इन सभी को चलिए सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पर, क्योंकि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो धन की केंद्रित परिभाषा अगर हम देखें तो आप मोस्टली जो देखते हैं वो देखते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि आप ये कहेंगे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को देखते हैं, लेकिन दोस्तों एडम स्मिथ में के जो फॉलोअर हैं उनमें से एक फॉलोअर हैं आपके वॉकर जी। ठीक है, तो धन केंद्रित परिभाषा वॉकर के साथ सही जाएगा आपका। फिर आपकी कल्याण केंद्रित परिभाषा जो कि डॉक्टर मार्शल ने दी थी 1890 में, इन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, जिनमें इन्होंने जो है वेलफेयर सेंट्रल डेफिनेशन दिया। फिर आपकी स्कैसिटी सेंटर्ड डेफिनेशन जो कि रॉबिन्स ने दिया आपको 1936 में, इन्होंने बुक लिखी थी एन एंशिएंट द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। डॉक्टर रॉबिन्स जो हैं वो स्कैसिटी संबंधित और वांटलेसनेस सेंट्रल डेफिनेशन जो है आपके जेके मेहता साहब ने दिया था, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ठीक है, यहाँ आपका ए के साथ एक ही जाएगा, बी के साथ 2 जाएगा, सी के साथ 3 जाएगा और डी के साथ 4 जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि आपको कैलकुलेट द मीन, आपको मीन निकालना है और आपको सीरीज दी गई है कॉन्टिन्यूअस। जब आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज गिवन होती है तो आपको एक्स जो है उसका जो मिड वैल्यू है वो आपको निकालना होता है। तो पहले हम जो है एक्स का मिड वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। 10 और 20 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 + 20 डिवाइड बाई 2, तो ये 30 हो जाएगा। 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा आपका 15। तो पहले का जो आपका आंसर आना है वो आएगा 15। फिर नेक्स्ट जो है वो आपका आ जाएगा 25, फिर आपका आ जाएगा 35, फिर आपका आ जाएगा 45, फिर आपका आ जाएगा 55, और फिर आपका आ जाएगा 65, फिर आपका आ जाएगा 75, फिर आपका आ जाएगा 85। ठीक है, तो ये आपकी सारी मिड वैल्यूज जो है हमने यहाँ निकाली हैं। अभी आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी दी गई है, आवर्ती दी गई है, लेकिन ये आवर्ती आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, इसलिए ये आवर्ती जो है आपकी कम्युनिटिव है, ठीक है ना, जुड़ी हुई है। तो इसलिए इसको जब आप अलग अलग करेंगे तो पहले को तो हम करेंगे 4, फिर हम क्या करेंगे 16 जो है -4 = 12। ठीक है, सो ऑन हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, 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 तो ऐसे माइनस करते चले जाएंगे। तो 4, 12, 40, 41, फिर आपका 27, फिर आपका 13, और फिर आपका 9, और फिर आपका 4। ठीक है, तो टोटल आपकी आ जाएगी 150 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 150 जो है आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि एफ की एम से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसकी और इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वो आपका आएगा 16, वो आपका आ जाएगा 300, वो आपका आ जाएगा 1400, वो आपका आ जाएगा 1845, वो आपका आ जाएगा 1485, वो आपका आ जाएगा 1845, वो आपका आ जाएगा 6075, वो आपका आ जाएगा 340। ठीक है, तो टोटल जो है आपका वो आ जाएगा 6950। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम क्या करेंगे, एम की एफ से हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर ली, फिर हमने उसका क्या करेंगे जोड़ कर लेंगे। जोड़ करने के बाद ठीक है ना, एफ के जोड़ से उसको भाग दे देंगे, या फिर इसी को हम जो है वो एन बोल देते हैं, ये आपको ध्यान का लेना है। तो हमारा आ जाएगा मीन। तो
तो 6950 को जब हम डिवाइड करेंगे 150 से, 0 कैंसिल, इसको इससे काटेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 46.33 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, तो आप जुड़े रहें और सीखें कैसे आंसर जो है वो इनके निकल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1-2 जो है क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए कहता है व्हेन वाज द कंसेप्ट ऑफ नवरत्ना स्टार्टेड फॉर पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है ना, ये जो नवरत्न है, महारत्न, आप मैंने मिनी रत्ना ये सारा सुना होगा। तो नवरत्ना का जो कंसेप्ट है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो वो हुआ था आपका जुलाई 1997 में। ठीक है ना, तो आप यहाँ ये ध्यान करेंगे कि ये हुआ था आपका जुलाई 1997 में। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1997। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, और ये नवरत्ना जो कंसेप्ट है वो आपके जैसे अकबर के जो नवरत्न थे और विक्रमादित्य के जो नवरत्न है उनसे ये कंसेप्ट लिए गए हैं। जो बहुबुद्धिजीवी जो 9 लोग थे उनसे ये नवरत्न जो कंसेप्ट है वो लिया गया है, और ये आया था जुलाई 1997 में। चलिए शुरू करते हैं। 113 जो क्वेश्चन है आपका कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो जब हम ये फॉर्मूला देखते हैं तो ये आपको पता है कि रैंक फॉर्मूला जो है वो दिया था आपके स्पीयर्समैन ने। स्पीयर्समैन्स कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, इस फॉर्मूले को हम पढ़ते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला था 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाय n की 2 - 1। ठीक है, तो यहाँ आप ये तो देख ही रहे हैं सेकंड कि ये सेम टू सेम आपका वही फॉर्मूला जो अभी मैंने लिखा, लेकिन यही फॉर्मूला फोर्थ ऑप्शन भी जो है आपका राइट है। अगर इस n को इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है ये n3 - n जो फॉर्मूला है ये नीचे बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि आपके जितने भी एनसीईआरटीज हैं या जितनी भी बुक्स हैं उनमें जो है ये फॉर्मूला आपको दिया जाता है, यही फॉर्मूला वहाँ पे लिखा होता है, तो आप जाएंगे तो सेकंड के साथ, लेकिन मैथमेटिकली ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो चैलेंज हो सकता है और किया भी गया होगा, लेकिन राइट आंसर आपका सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देखते हैं कि ये आ गया, तो थोड़ा सा जूम आउट जो है इसको करना पड़ेगा। 1 सेकेंड में इसको साइड में कर लेता हूं ताकि हमारा क्वेश्चन सही दिखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA इज। ठीक है ना, तो देखिए सकल लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपको 179930 जो है वो दिया हुआ है, सब्सिडी आपको दी हुई, NNP आपको दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन आपको दिया गया है, NDPFC आपको जो है वो भी गिवन है। तो जब हम नेशनल इनकम को पढ़ते हैं, देखिए जब हम नेशनल इनकम को पढ़ते हैं, नेशनल इनकम, तब हम देखते हैं कि जो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है प्लस कर देते हैं NFIA को। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें NFIA निकालना होगा तो नेशनल इनकम में से हम डोमेस्टिक को माइनस कर देंगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब आप देखिए ये आपकी जो है वो GNPFC है, यहाँ आपका जो है वो NDPFC है, लेकिन जब हम यहाँ देखेंगे नेशनल इनकम की बात करें तो ये हमारा क्या है, GNPFC माइनस डोमेस्टिक जो है वो आपका नेट में है, और नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो नेट बन जाता है ग्रोस, तो ये आपका बन जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट FC। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यस, ठीक है, तो GNP आपकी जो है वो उससे पहले हम इसको GDPFC में कन्वर्ट कर लेते हैं और इन दोनों को जो है वो जोड़ लेंगे। तो 164182 को हम जोड़ लेंगे 11888 से, तो 016710561, ठीक है ना। तो 165070 जो है आपका GDPFC बन गया। तो देखिए 179,930 में से आप माइनस करेंगे 165,070, 0 13 में से 7 गए आपके
6,8,4,1, ठीक है। तो आपका जो है वो आ गया 4,1, यही है ना, 4,1 79, ठीक है, 179। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सॉरी, देखिए 480,8,8,7,1, 8 और 2 12 13, ठीक है, 0, ठीक है, 0, हाँ ये 1 के साथ में 0 और 1 और 1 4 and 1 5 and 6 और 1 7, ठीक है। तो ये आपका जो है टोटल यहाँ गड़बड़ हो गया था, 176070, ठीक है। तो ये यहाँ आप देखेंगे 176 और 0, तो ये 0 का 0, 13 0 6 9 में से 0 गया यानी कि 8, ठीक है, और 9 से 6 गया 3, और ये आपका 3860 जो है आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए, ठीक है, तो कई बार जो है ये चीजें हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कहता है, वो आपका कहता है कि एक अर्थव्यवस्था में गुणक के मूल्य की गणना करें यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपकी ये है, सीमांत आयात प्रवृत्ति आपकी ये है, और कर की दर जो है वो 20% है, ठीक है ना। तो जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमारे को पता है कि यहाँ जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला आपका लगेगा ये कि 1/1 माइनस MPC 1 माइनस T प्लस MPI, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपका लगता है ओपन मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है। तो 1/1 माइनस MPC आपको दिया गया है 0.75, 1 माइनस आपको कर की सीमांत दर दी गई है 0.2 प्लस 0.10, ठीक है। देखिए इसको अब और सोल्व करेंगे तो हम यहाँ आ जाते हैं कि 1 माइनस 0.75 इंटू 1 में से 0.8 जाएगा तो 0.2 जाएगा तो 0.8 प्लस 0.10, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाएंगे 1/, जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगा, बॉडमास पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस जो है आपका आ जाएगा 0.6 प्लस 0.10, तो यहाँ से आप इसको काटेंगे तो बन जाएगा 0.4, और ये 0.1 और जुड़ जाएगा तो 1.0.5, तो आपका आ जाएगा आंसर आ जाएगा 2। 0.5 को जब आप मार्क करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर आएगा आपका 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 116 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है What is the main obstacle in accepting per capita income as a measure of development? ठीक है ना। कहता है प्रति व्यक्ति आय को विकास का मापक मानने में मुख्य अवरोध क्या है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान करेंगे जो प्रति व्यक्ति आय को विकास का अगर हम माप मान लेंगे तो पर कैपिटा इनकम जो होती है वो तो एवरेज होता है ना। जैसे सपोज कीजिए एक व्यक्ति है, मतलब एक अर्थव्यवस्था में 3 व्यक्ति हैं A, B और C, ठीक है। ए जो है उसकी लॉटरी लगी, वो करोड़पति हो गया, 3 करोड़ रुपया उसके पास आ गया। लेकिन पर कैपिटा इनकम जब देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हर व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए, क्योंकि 3 टोटल करोड़ 3 करोड़ है और 3 लोगों में है तो एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया है। लेकिन ये दोनों तो जो है बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, पुअर हैं, ठीक है। कि एक व्यक्ति जो है वो ज्यादा पैसे की वजह से इनको भी जो है वो पैसे वाला दिख रहा है, लेकिन असल में पैसे वाले हैं नहीं, ठीक है ना। तो ये असमानता जो है वो आ जाती है। तो इनकम इनइक्वालिटी आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसलिए आप जो है वो प्रति व्यक्ति आय को विकास का मापक जो है वो मुख्य मापक इसको नहीं मान सकते ज्यादातर,
ठीक है, इसलिए एसडीआई का जो इस्तेमाल किया गया, जहां पर आपके इनकम को भी शामिल किया गया, ठीक है, जहां पर आपकी जो है लिटरेसी रेट को भी शामिल किया गया, जहां पर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी और पर कैपिटा इनकम तीनों को जो है वो शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है आपकी 0.7 है। अभी देखिए वो क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। देखिए उपभोग प्रवृत्ति 0.75, अनुपातिक जो कर है वो 0.20 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 1/1 माइनस MPC 1 - T, ये आपका जो है ये लगेगा फॉर्मूला। तो 1/1 माइनस 0.75 1 माइनस 0.2, तो आप यहाँ देखेंगे कि 1/1 माइनस 0.75 0.80, और ये हमने निकाला था तो ये आपका बच गया था 60 बन गया था, ठीक है। तो यहाँ आप ये कहेंगे कि 1/1 माइनस 0.6, ठीक है। तो 1/1 0.6 यानी कि 1/0.4 इट इज इक्वल टू 2.5, ठीक है ना। तो 2.5 जो है आपका यहाँ आया मल्टीप्लायर, ठीक है ना, मल्टीप्लायर आया अभी तक तो आपका। अब आप ये कह रहे हैं कि यदि सरकारी व्यय में 500 रुपए की वृद्धि हो जाए तो चेंज इन इनकम, ठीक है ना, तो मैं यहाँ ये जो है इधर लेके जा रहा हूँ कि चेंज इन इनकम, ठीक है ना, जो होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनटू में के, यानी कि मल्टीप्लायर, ठीक है ना। तो चेंज इन इनकम को वहीं रख लेते हैं। तो गवर्नमेंट में चेंज कितना है 500, मल्टीप्लायर कितना है 2.5, तो आंसर आपका आ जाएगा 1250, ठीक है, 1250। अब 1250 में आपको ये देखना है कि बजट डेफिसिट कितना होगा, ठीक है ना। तो टैक्स की रेट आपकी कितनी है, टैक्स रेट जो है वो है सर आपकी 0.2, ठीक है। तो आप देखेंगे 0.2 इंटू 1250, ठीक है। तो 0.2 जो है आपका वो आ जाएगा कि ये आपका हो गया 250 का, ठीक है। तो 250 आपके टैक्स से आ जाएंगे, 500 रुपये आपने टोटल लगाए हैं, 250 आपको इनकम आ जाएगी। तो आपको कितना जो है वो बाहर से लेना पड़ेगा, वो आपको लेना पड़ेगा 250 रुपये, ठीक है ना। देखिए 500 गवर्नमेंट सरकार जो है वो लगा रही है, इनकम उसको कितनी होगी 250 रुपये उसको आएंगे, लेकिन उसको लगा रही है वो 500 रुपये। तो 250 कहाँ से आएंगे, 250 उधार से आएंगे, उसी को तो आप बजट डेफिसिट बोलते हैं, बोरविंग, ठीक है। यहाँ आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। इसको आप बार बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये फॉर्मूले से हमने जो है पहले के निकाला, ठीक है, उस के निकालने के लिए हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, के निकाला, फिर हमें ये पता था कि चेंज इन इनकम जो है वो होती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से, वो होता है आपका मल्टीप्लायर। यहाँ पे डिवाइड था तो यहाँ जाएगा, तो ये आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो चेंज इन इनकम कितना होगा, तो हमने देखा कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है 500, के कितना है 2.5, ठीक है। तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा 1250 का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज जो है वो टैक्स रेट की बात कर रहे थे 0.2, और टोटल इनकम तो ये आपका आ गया 250, यानी कि आपको जो टैक्स है वो मिल जाएगा 250। आपने स्पेंडिंग की 500 की, आपको इनकम होगी 250 की, तो टोटल जो आपका बोरविंग होगा, जो उधार आपको लेनी पड़ेगी, वो आपको लेनी पड़ेगी 250 की, ठीक है ना, 250 की। यहाँ आपका राइट आंसर आ जाएगा, बजट जो है वो डेफिसिट में होगा 250 के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है 118 जो है, क्वेश्चन नंबर 118 आपका कहता है कि एक अर्थव्यवस्था में अंतर उद्योग लेन देन इस प्रकार है, ठीक है ना, और आपको दिया गया है अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का मूल्य कितना होगा, आपको ये देखना है। तो आप ये देखेंगे कि इनपुट आउटपुट मॉडल की यहाँ पर बात हो रही है, आप ये सीधा समझ पा रहे हैं कि ये इनपुट एंड आउटपुट मॉडल की बात है, ठीक है, जो कि दिया था लियोनटिफ ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है वो किसने दिया है, तो लियोनटिफ ने इसको दिया गया है। जब हम टोटल आउटपुट की बात करते हैं, तो हम टोटल आउटपुट जब करते हैं कि टोटल आउटपुट इज इक्वल टू, हम करते हैं कि जो भी टोटल वैल्यू एडिशन होता है उसमें से इंटरमीडिएटरी को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो टोटल आउटपुट है हमारा, जो टोटल आउटपुट है हमारा
वो टोटल आउटपुट है आपका 600, है ना। देखिए 600 है क्योंकि 200, 240 और 160, यानी कि ये आपका जो है 600, ठीक है ना। तो ये तो कुल उत्पादन है, तो ये आपका क्या होगा 600। टोटल आउटपुट कितना है 600। इंटरमीडिएट कितना है, एक्स का ये इंटरमीडिएट है सर, वाई का ये इंटरमीडिएट है और जेड का ये इंटरमीडिएट, इनको जोड़ देते हैं। तो एक्स का इंटरमीडिएट 50 प्लस 80 प्लस 30, वाई का इंटरमीडिएट 20 प्लस 60 प्लस 50, जेड का इंटरमीडिएट 30 प्लस 40 प्लस 60। तो ये आपका हो गया 80 80 160, 160। ये हो गया आपका 80 50 130, और ये कितना है 20 60 और 50, ठीक है 90 और 40। सॉरी ऐसे हैं, ये है ऐसे, सॉरी चलो कोई बात नहीं। तो टोटल देख लेते हैं, ये होगा 30 40 70 और 130। टोटल आपका हो गया 260 60 320 420, ठीक है। तो टोटल आपका हो जाएगा 420। इंटरमीडिएटरी कितना आपका 420, टोटल कितना आपका 600, 600 माइनस 420 कितना हो जाएगा 180। तो आपका आंसर जो है वो सेकंड आंसर आपका यहाँ आ जाएगा 180, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है भुगतान संतुलन चालू खाते में समाहित है। देखिए भुगतान संतुलन बीओपी हम पढ़ते आ रहे हैं। बीओपी जो है उसमें दो चीजें होती हैं, एक आपका करंट अकाउंट होता है और एक आपका कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में तीन चीजें होती हैं, ठीक है ना, एक तो विजिबल आइटम और एक इनविजिबल आइटम और एक ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। तो जब व्यापार की अदृश्य मदे की बात कर रहे हैं तो इनविजिबल आइटम जो है वो आपको यहाँ दिख रही है और ये करंट अकाउंट का हिस्सा है। तो पहला तो आपका सही है। सरकार के बाह्य ऋण लोन जो है वो आपके कैपिटल अकाउंट में आते हैं, तो ये नहीं है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई भी आपका जो है यहाँ आता है, एफडीआई एफआईआई, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन आपके यहाँ आते हैं, ठीक है। तो आपका ये भी नहीं है, तो ओनली वन जो है आपका यहाँ राइट होगा, ओनली वन जो है आपका यहाँ राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 120 कहता है निम्नांकित में से कौन सा वर्ग जो है विदेशी विनिमय बाजार में व्यापार हेतु प्रमुख खिलाड़ी है। Which of the following category is the major player to trade in the forex market। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि व्यावसायिक बैंक कमर्शियल बैंक जो है वो मेजर प्लेयर हैं, ट्रेड करता है फोरेक्स मार्केट में। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी लोग जो हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स जो हैं वो दूसरे देशों में जाकर के कमा रहे हैं, वो सारे के सारे जो है कमर्शियल बैंक से जुड़े हुए हैं, रिजर्व बैंक से नहीं जुड़े हुए हैं। हालांकि जो सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री जो होता है, कोई भी सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, वो जो है 1 सेकेंड, जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, वो जब बीओपी को स्टेबलाइज करने के लिए परफॉर्म करता है तो वो भी एक मेजर प्लेयर का रोल अदा करता है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस नहीं है सेंट्रल बैंक के, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कमर्शियल बैंक का, व्यावसायिक बैंक का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम पढ़ते हैं तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। और ये दिया था आपके पिगू जी जो हैं, उन्होंने जो है इसको बताया था। पहला आपका होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा आपका होता है सेकंड डिग्री, तीसरा आपका होता है थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो है आप जितना कस्टमर कंज्यूमर जो है वो गिवन करने के लिए, देने के लिए रेडी है, उतना ही जो है वो जो भी आपका प्रोड्यूसर है, सेलर है, वो उससे उतना ही पैसा ले लेता है। तो उसकी सारी की सारी जो सरप्लस है, कंज्यूमर जो सरप्लस है, कंप्लीट कंज्यूमर सरप्लस को फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में
मोनोपोलिस्ट जो है वो ले लेता है। ठीक है, तो इनकम जो है वो आपका थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनकम के ऊपर जो आपका होता है। ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ परचेज, जैसे जैसे आप ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो आपके लिए प्राइस कम कर दिए जाते हैं, तो ये आपकी सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। यानी कि आप देखिए कोई व्यक्ति एक जो है वो क्वांटिटी लेगा तो उसको महंगा पड़ेगा, और जो बल्क में बहुत ज्यादा मात्रा में लेगा उसको जो है पर क्वांटिटी प्राइस जो है वो कम पड़ता है। ठीक है, तो वो क्वांटिटी ऑफ परचेज जो है वो सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है। ये आपका सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। टाइम जो है ये भी आपका जो है वो थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आता है। तो एनी ऑफ दीज जो है वो सारे के सारे जो है इनमें से कोई भी जो है आप देख पाएंगे कि सारे के सारे जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। अब आ जाओ, व्हाट डू यू मीन बाय वर्कफोर्स। ठीक है ना, तो वर्कफोर्स से आप क्या समझते हैं? तो वर्कफोर्स का मतलब होता है, देखिए दो चीजें आप देखते हैं, एक आप देखते हैं लेबर फोर्स और एक आप देखते हैं वर्क फोर्स। ठीक है ना, तो लेबर फोर्स का मतलब होता है कि वो सारे लोग जो काम कर रहे हैं और जो काम करने को रेडी हैं। ठीक है ना, जो काम कर भी रहे हैं और जो काम करने को रेडी भी हैं, यानी कि एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड जो है आप कहेंगे कि लेबर फोर्स है। और एम्प्लॉयड जो होते हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनको पहले से काम मिला हुआ, उसको आप बोलोगे वर्क फोर्स। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फोर्स, यानी कि जो पहले से काम कर रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या का वह हिस्सा जो बेरोजगार है, नहीं। श्रम शक्ति का वह हिस्सा जो रोजगार में है, यस। श्रम शक्ति यानी कि लेबर फोर्स, लेबर फोर्स का वो हिस्सा जो कि एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका यहाँ राइट हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आपको कंसेप्ट आता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप यहाँ पढ़ते हैं, तो जब आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं, आप ये कहते हैं कि लेबर फोर्स माइनस आप कहेंगे कि वर्क फोर्स डिवाइड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। तो आप जो आंसर निकालेंगे वो आपका आएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो आप ये ध्यान कर लेना, ये जो है कई बार जो है ये फॉर्मूला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कार्वे समिति जो है 1955 जो है वो किस से रिलेटेड है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो कार्वे कमेटी है 1955 में जो दत्ताचार्य जो कार्वे जी थे वो इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने 1955 में कमेटी जो है वो विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए लगाई थी। ठीक है ना, इनका मानना था कि जो विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो ज़्यादा जो है वो लेबर को कंज्यूमिंग वाली होती है। तो जितने बड़े बड़े उद्योग होते चले जाते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होते चले जाते हैं, और जो विलेज की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो जो है वो टेक्निकल, या मैं ये कहूँ कि कैपिटल इंटेंसिव ना होकर के लेबर इंटेंसिव होती है, उनमें लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल जो है, ज़्यादा यूज जो है वो किया जाता है। इस वजह से वो ये मानते थे कि क्योंकि इंडिया में जो है वो लेबर जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल जो है होना चाहिए, इसलिए उन्होंने विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर ये बात कही थी। तो आप यहाँ से ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है ना, निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। एक उपभोक्ता के लिए हीन वस्तुओं की आय लोच ऋणात्मक होती है। तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो आप देखेंगे कि ये बात सही है कि आय और जो वस्तु की मांग है उसमें आप देखते हैं कि उल्टा संबंध होता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आप कहेंगे कि ये तो हमारा सही है, इसलिए क्योंकि हमको तो गलत देखना है, ये सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांगी गई मात्रा पर पड़ने वाला कुल प्रभाव ही कीमत प्रभाव कहलाता है। यस, ये भी सही है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में जो परिवर्तन आता है वो कीमत प्रभाव है। तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, अपने को गलत ढूंढना है। एक तटस्थ वक्र जो है निश्चित दाई और बाई ओर गिरता हुआ होगा। यस, ये आप देखते हैं कि डाउनवर्ड स्लोप होता है आईसी कर्व। ठीक है ना, डाउनवर्ड स्लोप होता है, तो ये भी आपका सही है। देख कुछ गिफन वस्तुएं हीन वस्तुएं नहीं होती है। नो नो नो, सारी ही गिफन वस्तुएं जो हैं वो हीन वस्तुएं होती हैं, यानी कि ऑल गिफन गुड्स आर जो है वो इंफीरियर गुड। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ये सम गिफन गुड आर नॉट इंफीरियर, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाता है, क्योंकि सारी ही गिफन वस्तुएं जो है वो इंफीरियर वस्तुएं होती हैं।
हाँ, सारी इंफीरियर वस्तुएं गिवन नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन कैपिटल कंसेप्ट व्हाट इज द बेस ऑफ इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, तो लेबर प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करें तो एजुकेशन एंड हेल्थ जो है वो प्राइम मैं ये कहूँ कि वो ह्यूमन कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको एनहेंस करने का सबसे प्राइम हथियार है। तो यहाँ फर्स्ट आंसर आ जाएगा आपका एजुकेशन एंड हेल्थ। प्रशिक्षण भी है, तकनीकी प्रोग्रेस भी है, यानी कि ये भी हथियार हैं, लेकिन सबसे प्राइम जो है वो आपका है शिक्षा एंड स्वास्थ्य। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, तभी आप जो है वो ट्रेनिंग कर पाएंगे, तभी आप जो भी टेक्नोलॉजी में चेंज है उनको समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 एजुकेशन एंड हेल्थ जो है आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, द रियल स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इंक्रीज ड्यू टू। ठीक है ना, तो आपको ध्यान करना है, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है रियल बैलेंस अप्रोच या रियल बैलेंस इफेक्ट, जो पिगू इफेक्ट जिसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान करना है, ये पिगू इफेक्ट की बात जो है वो की गई है। पिगू इफेक्ट, रियल मनी बैलेंस इफेक्ट जो है आप यहाँ देखते हैं, द रियल स्टॉक ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इंक्रीज। अगर मुद्रा की वास्तविक पूर्ति जो है वो में वृद्धि होगी तो क्या होगा, देखिए आपको पता है कि जो मनी सप्लाई होती है वो होती है M/P। ठीक है, अगर प्राइस की जो वैल्यू है वो कम होती है तो आपकी जो रियल मनी बैलेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू अगर कम होगी तो जो आपका रियल मनी या जो यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर यानी कि प्राइस अगर आपके कम होंगे तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको यही कहा गया कि मुद्रा की वास्तविक पूर्ति में वृद्धि यानी कि आपकी रियल स्टॉक ऑफ मनी जो है उसमें इंक्रीज कब होगा, जब आपके प्राइस हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ राइट हो जाता है। ठीक है ना, डिक्रीज इन प्राइसेस। ठीक है, या मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मानो कि वस्तुओं की कीमतें गिर गई, तो जब वस्तुओं की कीमतें गिर गई और आपके पास जो पैसा था वो पैसा वैसा का वैसा है, तो असल में आपकी रियल इनकम बढ़ गई। आप पहले उस पैसे से जब तक प्राइस कम नहीं हुए थे तो कुछ ही वस्तुएं खरीद पा रहे थे, जब प्राइस कम हो गई तो उन्हीं पैसों से अब आप ज्यादा वस्तु खरीद पा रहे हैं, यानी कि आपकी रियल मनी जो है उसकी सप्लाई इंक्रीज हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, 127 क्वेश्चन कहता है, रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटिश इंडिया। The modern cotton textile industries were established in the late 19th century. Yes, आप देखते हैं कि 1854 आई थिंक बॉम्बे में आप जो है पहली इंडस्ट्री जो है वो देखते हैं। They were established by the British entrepreneur. No. यहाँ पर आप देखते हैं कि इंडियन एंटरप्रेन्योर आ गए थे। इंडियन एंटरप्रेन्योर जमशेद जी टाटा जी जो है, ऐसे जो एक था शायद देवार जी, और ऐसे जो लोग हैं इंडियन जो एंटरप्रेन्योर है यानी कि जो पारसीज थे वो जो है वो यहाँ पर आ गए थे। तो ये जो है ब्रिटिश नहीं है, इंडियन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका अभी तक सही है। दे वर लोकेटेड ओनली इन द वेस्टर्न एरिया ऑफ कंट्री, तो आप देखते हैं कि यस यहाँ पर आप जो है वो देखते हैं कि ये आपका गुजरात है और यहाँ पर आपकी इंडिया का, तो ये गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र, आप यहाँ देखते हैं गुजरात महाराष्ट्र, और आप यहाँ देखते हैं बॉम्बे। ठीक है ना, तो ये इलाका जो आप देखते हैं और ये आपका इंडिया का वेस्टर्न इलाका है, तो भी आप ये कहेंगे ये भी सही है और ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है बोथ 1 and 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। तो आपका ये जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 128 क्वेश्चन क्या कहता है, द वे इन विच ए रैशनल कंज्यूमर अलोकेट हिज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स इज डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है ना, एक विवेकशील उपभोक्ता जो है विभिन्न वस्तुओं पर व्यय की वितरण की व्याख्या किस नियम द्वारा करता है, तो आपको पता है वो करता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे, देखिए जब आप देखते हैं कि भाई मैं 1 रुपया जो है 1 पैसा छोड़ रहा हूँ, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो, और जो मैं गुड्स ले रहा हूँ उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो, उन दोनों को अगर मैं कहूँ कि वो दोनों जो है इक्वल हैं, यानी कि M जो है वो इक्वल है MUX के, तो ही मैं जो है वो अपने पैसे को वहां पर स्पेंड करूंगा, है ना।
अपने पैसे को वहां पे खर्च करूंगा। ठीक है, तो वो है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट, तो वो है आपका द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका यहाँ राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 129 क्वेश्चन। कहता है योजना काल में कृषि क्षेत्र में समृद्धि और समानता लाने के उद्देश्य से कौन से कदम उठाए गए हैं। तो कृषि की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि हरित क्रांति की बात हम करते हैं, भूमि सुधार की हम बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 जो है वो दोनों ही तरीके जो है वो रिफॉर्म लाने के लिए उस टाइम में किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एलम वक्र का ढाल निर्भर करता है। तो एलम वक्र जो है वो होता है लिक्विडिटी ऑफ मनी सप्लाई, है ना, मनी लिक्विडिटी ऑफ मनी के जो स्लोप है वो डिपेंड करता है आपका ट्रांजैक्शन डिमांड पर। ठीक है ना, कि ट्रांजैक्शन डिमांड जो है वो क्या है, कितनी जो है ट्रांजैक्शन लेन देन की मांग जो है वो की गई है। यानी कि आप देखेंगे जब हम लिक्विडिटी ऑफ मनी की बात करते हैं, मनी सप्लाई और मनी की डिमांड जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके एलम वक्र को, ठीक है ना, तो यहाँ ऐसे आपका आईएस होता है कि आपका एलम होता है, इस एलम वक्र को जो है ऐसे उसके स्लोप को यानी कि स्टीपर और फ्लैटर जो है वो बनाता है। ठीक है, तो वो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन है हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 जो है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो एस्टेट 2019 के पार्ट 2 में आपके कितने क्वेश्चन सही थे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कौन से नए कंसेप्ट आपने सीखे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमें जो है बताएं कि आपको कौन से जो कंसेप्ट हैं वो नए सीखने को मिले। हम ऐसे ही मजेदार और नए कंसेप्ट और इजी तरीके से आपको पढ़ाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।